नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा स्क्रीन कर देता हूँ। हम्म, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया ना। 43 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित किस शासकों ने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। देखो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके गवर्नर और अधिकारी जो पुष्यमित्र के द्वारा करवाया गया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया था, लेकिन उसका मित्र कौन थे? मित्र बोलो, मित्र नहीं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी नहीं नहीं, गवर्नर या अधिकारी पुष्यमित्र के द्वारा करवाया गया था। पुष्यमित्र के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसकी मरम्मत फिर अशोक ने करवाया, अशोक के समय में करवाया, और बाद में फिर अस्कनन गुप्त के समय में भी करवाया गया था। इसकी मरम्मत अशोक के समय में और अस्कनन गुप्त के समय में करवाया गया था। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में। तो मूल रूप से इनकी ये निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के किया था, ठीक है। समझ रहे हो? हम्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो ये था रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख से ये साबित होती है। देखो रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख का यह शक शासक है। शक शासक रुद्र दामन का किस शासक है? शक शक शासक 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 शक शासक रुद्र 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 दामन का शक शासक रुद्र दामन का। इसी में बोला गया है सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य का समय में हुआ था। इसी में उल्लेख है कि सुदर्शन, देखो सुदर्शन, देखो समझते हैं। सुदर्शन झील, सुदर्शन सुदर्शन झील झील का निर्माण निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? निर्माण करवाया। फिर मरम्मत की अगर बात करें, तो मरम्मत अशोक ने भी करवाया। अशोक ने भी करवाया, और बाद में इनका मरम्मत रुद्र दामन ने भी कराया था। रुद्र दामन ने भी इसकी मरम्मत करवाया था, ठीक है। तो ये प्रमाण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार क्षेत्र पश्चिम भारत में, तो समझते हो पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत का मतलब सौराष्ट्र, सौराष्ट्र 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 गुजरात तक था, गुजरात तक। ये प्रमाणित करता है कौन? रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख रुद्र दामन का जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। तो अगर सुदर्शन झील का प्रथम निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मरम्मत किसने करवाया? ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो अशोक, यहाँ पे देखो एक अशोक का भी, अशोक है, अशोक का तो हो गया, मरम्मत करवाया था, ठीक है। देखो अगर एक 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 देखो यहाँ पे ऑप्शन है सहवागढ़ी का असिकिया विलेज। ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में है सहवागंज गढ़ी। ये भाषा पता है इसका? इसका भाषा प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। और इसकी लेखनी जो है वो खरोष्टी लिपि में है। ये एक अशोक के अभिलेख में से एक है।
इसमें अशोक की धम्म नीति का भी वर्णन किया गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार से लेख नहीं है। फिर देखो ये अशोक का एक गिनार अभिलेख है, अशोक का एक गिनार अभिलेख, गिनार, इसमें भी धम्म नीति की बात किया गया है। तो यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से मानसेरा अभिलेख, मानसेरा अभिलेख भी पाकिस्तान में ही है। ये बौद्ध धर्म और धर्म का उल्लेख यहाँ पे मिलती है। अब अगले क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हमने पढ़ाया रुद्रदामन। क्या गिनार में? नहीं। चंद्रगिरी में? नहीं। महास्थान में? नहीं। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 के डी। नहीं, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये गिनार अभिलेख में मिलता है। गिनार अभिलेख में, ओ सर्वप्रथम की बात हो रही है ना। हाँ, तो इसका आंसर गिनार अभिलेख हो जाएगा। बुक में तो गिनार अभिलेख दे रहा है भाई। ठीक है, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन के अनुसार गिनार अभिलेख दे रहा है। ठीक है, देखो मैं इसको पूरा अच्छा से बताता हूँ, देखो समझते हैं। देखो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील के अभिलेख से साबित होता है कि ये इसकी पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, लेकिन सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलती है? ये मिलता है गिनार अभिलेख में। देखो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके उत्तराधिकारी पुष्यभीत या सूर्यपुत्र ने करवाया। मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ। एक सेकेंड मेरा पेन गिर गया है। हाँ, हाँ चलते हैं। देखो इसका मैं पूरा कंसेप्ट कराता हूँ जी, पेन गिर गया था। देखो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा, बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन में, कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन का भी इलाज होना चाहिए। ठीक है, देखो देखो समझते हैं। सबसे पहले सुदर्शन झील की बात करते हैं। सुदर्शन झील, देखो सुदर्शन झील की अगर हम बात करें तो निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, शासन काल में, ठीक है, करवाया गया। किसने करवाया था? यही करवाए थे, लेकिन उसके उत्तराधिकारी अधिकारी जो होते हैं ना, उसका अधिकारी, वो अधिकारी कौन थे? पुष्प गुप्त ने करवाया था, मतलब पुष्पगुप्त ने ही बनवाया होगा। फिर सुदर्शन झील का सब, अगर मैं उल्लेख की बात करूं तो गिनार अभिलेख में मिलता है। गिनार अभिलेख में, ये अभिलेख में मिलती है। गिनार अभिलेख में ये बातें उल्लेख मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। गिनार अभिलेख में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मरम्मत की बात करूं, तो मरम्मत अशोक ने भी करवाया है। उसके जो अशोक के उत्तराधिकारी तुथास के द्वारा करवाया था। फिर मरम्मत पुनः रुद्रदामन ने करवाया, शक शासक थे, शक शासक
शक शासक शासक कौन थे? रुद्रदामन। रुद्र रुद्रदामन रुद्रदामन के द्वारा करवाया था। शक शासक जो था वो रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आती है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है कि निम्नलिखित में किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी 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 अभिलेख में बोला गया है कि जो जूनागढ़ का अभिलेख था ना, इसी में बोला गया है कि जो रुद्रदामन जी है वो सुदर्शन झील को मरम्मत करवाए थे। ठीक है, मरम्मत करवाया गया था। और ये जो रुद्रदामन था वो हुनों से आक्रमण से भी बचाए थे। ठीक है, तो ये था जो पश्चिमी प्रभाव को ये उल्लेख करता है। लेकिन अगर सुदर्शन झील की सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो गिनार अभिलेख में बात की जाती है। ठीक है, देखो ये एक चंद्रगिरी का अभिलेख, ये पता है झांसी के क्षेत्र में पड़ता है। चंद्रगिरी का अभिलेख है, झांसी के क्षेत्र में है। और ये मथुरा का अभिलेख जो है ये इधर है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर मिल गया। तो ध्यान रखना, झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मरम्मत अशोक के समय, दूसरी मरम्मत रुद्रदामन शासनकाल के समय, और झील का प्रथम उल्लेख गिनार अभिलेख से मिलता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। और देखो निर्माण का चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम उल्लेख गिनार, मरम्मत अशोक, पहली बार मरम्मत अशोक, फिर दूसरी बार रुद्रदामन, और स्थान कहाँ है? सरस गुजरात में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये आंसर मिल गया। तो सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलती है? तो गिनार अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन थे? तो ये थे पुष्पगुप्त। उसके हेल्प से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी के हेल्प से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन? ओ राजपाल की बात हो रही है ना, तो उत्तराधिकारी की हमने मार दी। अशोक थे, अशोक। ठीक है, अशोक थे। यहाँ तक क्लियर? अशोक थे, अशोक। ठीक है, तो आपको पता होगा रुद्रदामन के गिनार अभिलेख से ही ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। और इस प्रदेश में जो पुष्पगुप्त थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल था। 46 के आंसर जी गलत दे रहा है। 46 का आंसर, 46 का सी भाई, तो पुष्पगुप्त थे। सही है, पुष्पगुप्त थे। पुष्पगुप्त जो थे ना, उसी समय सौराष्ट्र के राज्यपाल था। राज्यपाल बोलो या उत्तराधिकारी बोलो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने भद्र भाव से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, मतायु था। मत्यायु मतलब समझते हो ना, मत्यायु था। वो अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष से सिंहासन छोड़कर जैन मुनि जो थे भद्र भाव से जैन धर्म की शिक्षा ली। बिल्कुल सही कि इसने भद्र भाव से जैन धर्म की शिक्षा ली। इसने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला में बिताया। बिल्कुल सही। और 298 ईस्वी में सखनेखा या संथारा विधि से इनकी मृत्यु हो गई। इसका उपनिवास शरीर त्याग दिया। इसी को जैन धर्म में, इसको ये जो है ना जैन धर्म में, इसको जैन धर्म में इसको संथारा कहा जाता है। संथारा भी भारत सरकार रोक लगा दिया। ये जो है ना कि खाना पीना लोग छोड़ देते हैं और धीरे धीरे शरीर में एनर्जी नहीं बचता तो मौत हो जाती है। ये बात है। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। चंद्रगुप्त मौर्य भद्र भाव से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। बिल्कुल। इसके जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। बिल्कुल। इसकी मृत्यु 298 में शंख लेखन विधि से हुई थी, या शंख लेखा या संथारा विधि से हुई थी। तो बिल्कुल सही है, सब सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा
कथन सही है। तो देखो कौन सा कथन सही है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र में मतलब जो कौटिल्य का रचित था ना अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रथम ग्रंथ है ये। और ये चक्रवर्ती सम्राट, राज्यों के कर्तव्य, विस्तृत प्रणाली के बारे में पूरी बातें बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर है स्त्री दास और अपने मालिक के संबंध में पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त की जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा। यदि 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 दास का मालिक उसी स्त्री से पैदा हुआ पुत्र पिता हो तो उस पुत्री को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा। देखो क्या है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये भी सही है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। करा किस मौर्य के शासक ने अंतिम समय पर जैन धर्म को अपनाया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब इनका अंतिम समय चल रहा था ना तो ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, जैन धर्म अपना लिए थे, जैन धर्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो सबसे पहले इसका मूल्यांकन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे व्यक्ति थे। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रशासनिक योग्यता अपने समय पे बहुत ही उत्कृष्ट थी। मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर में सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के आधार कही जा सकती है। बहुत से कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा और उसके गुरु जो प्रधान कौटिल्य की राजनीति सूझबूझ की परिणाम मानते हैं। जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक राजर्षि थे। जीवन में अंतिम दिनों में उन्होंने सुख सैव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने क्या किया था, वरण कर लिया। कहाँ पे, श्रवणकोट, यहाँ पे देखो, यहाँ ना इन्हें भद्र भाव से जैन धर्म की शिक्षा लिया था। इन्हें अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में समय बिताया और 298 में ही सखनेखा या संथारा विधि से इनकी मृत्यु हो गई। देखो जो संथारा विधि है ना तो भारत सरकार ने रोक लगा दिया। ये जो विधि है ना रोक भी लगा दिया, पता नहीं इसके बारे में, लेकिन संथारा विधि को रोक इसलिए लगाया। क्या करते हैं जैन धर्म में लोग, देखो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होती है ना कि लोग भूखे रहते हैं, मतलब कई दिनों तक, ऐसे ही शरीर उनका छूट जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। अगला उत्तराधिकारी जो बना वो बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु होने के बाद 298 में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बिंदुसार इनका उत्तराधिकारी बना, मतलब उत्तराधिकारी बना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगला उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में मगध के राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा था, 298 ईस्वी में मगध के गद्दी पर बैठा, मगध के गद्दी पर बैठा, ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो था ना वो जैन धर्म के था, ये भी जैन धर्म के अनुयायी था, जैन धर्म, ठीक है। सॉरी ये था आजीवक था, आजीवक, ये धर्म नहीं था, आजीवक था। देखो बिंदुसार अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्र 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 घात के भी नाम से जाना जाता था। इनका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, विनाशक, ठीक है। बिंदुसार वायु पुराण, भद्रसार या मद्रसार या जैन ग्रंथों में शिवसेन कहा गया है। स्ट्रबो के अनुसार सीरिया का जो शासक था ना एंटिकोकस प्रथम ने
डाइकेमस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेगधनीस के उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवन। निम्नलिखित कथनों पर बिंदुसार के बारे में असत्य बताए। देखो, बिंदुसार अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन कहलाया। बिल्कुल, जो बिंदुसार था वो एक अमित्रघात, मित्रघात के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक, 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 शत्रु विनाशक कहा जाता है। ठीक है। फिर है भद्रसार, फिर सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, डाइमेकस। हाँ, डाइमेकस नामक एक व्यक्ति आया था बिंदुसार। ये कौन बोला है? ये स्ट्रैबो के अनुसार कहा गया है। सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने ही डाइकेमस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखो, ये किस, डाइमेकस जो आया था ना, ये है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के जो शासक था, सीरिया के जो शासक था, जिसका नाम था एंटीओकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये भी बात सही है। बिंदुसार ने मित्र शासक फिलामेंट को सूखी जंजीर और मदिरा दार्शनिक मांग की थी। जो सिंहसेन थे, सिंहसेन डायनेमस फिलामेंट का राजदूत था, फिलाडेमेंस का राजदूत था, डायमेकस फिलामेंट्स के राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनेमस, बिल्कुल सही है, डायनेमस आया था। डायनोसिस नहीं होगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी से गलत है। ठीक है, सॉरी सी गलत है, सी। ये भी सही है, ये भी सही। देखो, असत पूछा गया ना। देखो, बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार और भीमसेन कहा जाता है। बिल्कुल सही। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकिस आया था। बिल्कुल सही। बिंदुसार के जो मित्र शासक ना, फिलाडेलमस ने सूखी जंजीर, अंगूर, मदिरा भेजी थी। नहीं, डाइमस फिलाडेस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये सही है। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर। देखो, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो चैप्टर का थोड़ा सा, उधर आपने क्वेश्चन किया सॉफ्ट था, अब थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि अब है ना, आप मौर्य काल में आप एंट्री कर चुके हो, पहला शासक के बारे में पढ़ चुके हो, तो दूसरा शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ोगे, तो थोड़ी सी नीति पर नीति सब चेंज होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे। आपको डरना नहीं है, करना है। ठीक है, तो देखो, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा कि देखो, पहला है बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन कहा गया। बिल्कुल कहा गया है, सही बात है, सही कहा गया, क्योंकि बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता था। एक तो अमित्रघात, शत्रुओं को संहार करने वाला, शत्रु को संहार करने वाला। भद्रसार, सिंहसेन। ग्रीक लेखकों ने भी बिंदुसार का उल्लेख किया है, अमित्र घोष लिखा, जो अमित्र घोष के रूप में। सही है। बिंदु के दरबार में डायमेकस आया था। बिल्कुल सही है। डायमेकस जो था ना, डायमेकस जो था, एक यूनानी दूत था, जो सीरिया के सेल्यूकस निकेटर के बिंदु दरबार में भेजा गया था। ये भी बात सही है। फिर है, बिंदुसार ने पितृ के शासन काल में फिलाडेमस से
मुख्यतः अंगूर और मदिरा दार्शनिक की मांग थी नहीं। बिंदुसार ने टॉलमी टू फिलामेट से फिलामेट से मंगाया था। किससे मंगाया था? मिस्र के शासक फिलामेट के सूखी जंजीर मंगाया था नहीं, टॉलमी से मंगाया था। टॉलमी टू से मंगाया था। तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये मतलब अंगूरी मदिरा जंजीर मंगाया था, लेकिन ये बात अंगूरी मदिरा के नियमों के विरुद्ध थी, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया। और पितृ के शासन काल में लिखा गया था, खुद का सम्राट था ना, गलत है। डायनोसिस फिलाडेमस का दूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, बिल्कुल आया था, ये भी सही है। डायनोसिस फिलामेट्स एक राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसिस मिस्र के राजा टॉलमी टू फिलामेडेस का दूत था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये भी सही है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो क्या हुआ था ना, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि बिंदुसार को क्या क्या कहा जाता था। और एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया का जो शासक था ना, एंटिनिकोस प्रथम नहीं, डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेग्नेस के उत्तराधिकारी माना जाता था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। जो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसिस को और बाद में अशोक को भेजा था। जब तक्षशिला उस समय क्या थे, तक्षशिला में ही तो रहते थे चाणक्य। तो बिंदुसार के जो शासक के काल में शासन जब काल चल रहा था, तो तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसिम और अशोक को भेजा था, ठीक है। समझ में आ गया? फिर अगला है थीसियन नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने भी बिंदुसार और तथा सीरिया के शासक जो एटिकोस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है। कि भारतीय शासकों ने 3 चीजों की मांग की, एक सूखी जंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक, जो अभी यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार ने वायु पुराण में सिंहासेन और जैन ग्रंथों में भद्रसार कहा गया। बिल्कुल बात है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मदसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया, ये बिल्कुल सही है। वायु पुराण में सिंहसेन और जैन ग्रंथों में भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है। 53 के डी। बिंदुसार के काल में चाणक्य में प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है, ठीक है। नहीं, बिंदु नहीं, 53 के कौन सा कथन सही है? बिंदुसार के वायुवान में सिंहसेन, नहीं, गलत, देखो ये गलत है, उल्टा हो गया ना। देखो वायुआन में इसको वायु पुराण में इनको वायु पुराण में इनको सिंहसेन नहीं, इनको भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया, भद्रसार या मद्रसार कहा गया है, मद्रसार, ठीक है। और जैन ग्रंथों में कहा गया है, जैन ग्रंथों में इनको कहा गया है सिंहसेन। जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। तो ये तो गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है ना, गलत हो गया। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल। सीरियाई सम्राट ने बिंदुसार के 2 चीजें, सूखी जंजीर तथा अंगूरी मदिरा ही भिजवाया था, और तीसरी मांग भिजवाने के लिए इनकार कर दिया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हुआ था ना, थीसियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया मतलब थीसियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक जो था एंटिनोकोसस प्रथम के बीच
मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया गया है दोनों के बीच में, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीजों की मांग की, एक सूखी जंजीर का, एक अंगूरी मदिरा का और एक दार्शनिक का। लेकिन सीरिया सम्राट ने 2 चीजें दिया, अंगूरी मदिरा दिया और सूखी जंजीर भिजवा दिया। लेकिन जो तीसरी मांग था ना, कहा कि यूनानी कानून के अधिकार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही है, ठीक है। मतलब जो कानूनी अधिकार के अनुसार 2 चीज तो इनको मिल गया, एक सूखी जंजीर मिल गया और एक अंगूरी मदिरा मिल गया। लेकिन जैसे ही अगर बात किया जाए तीसरी मांग की, तो इनको नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, सीरिया नरेश एटियोकोसस प्रथम ने किसे बिंदुसार के दरबार में मेग्निस के उत्तराधिकारी के रूप में भेजा था? ये डायो ये भेजा था डायमेकस, डायनोसिस नहीं, डायमेकस को भेजा था, डायमेकस को। मतलब ये स्ट्रबो के अनुसार बताया गया है। सीरिया के जो शासक था ना एंटियोकोसस, कौन थे? सीरिया नरेश एंटियोकोसस प्रथम ने किसे बिंदुसार के दरबार में मेग्निस्त के उत्तराधिकारी के रूप में भेजा था? तो ये भेजा था डायमेकस को, डायमेकस को भेजा था, डायमेकस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमेकस। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अगला है, किस मौर्य किस किस मौर्य कालीन ग्रंथ में यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राजसभा में आजीवक संप्रदाय एक ज्योतिष और पिंगलवंश निवास करता था? देखो क्या था ना, ये दिव्या दान से देखो फिर से ये देखो, मैं उल्टा पढ़ता हूँ। दिव्या दान से यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलम निवास करता था। ये कौन था ग्रंथ था? ये कालीन ग्रंथ जो था वो दिव्या वादन था, दिव्यांग था, ठीक है, समझ में आ गया? दिव्यांग था। ये क्या था? दिव्या वदान था, दिव्या वदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में एक आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवंश निवास करता था, ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो ये भेजा था सुसीम को और अशोक को। बिंदुसार के जो शासन काल चल रहा था ना, उस समय तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को वर्णन मिलता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को और अशोक को भेजा था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का राज था? मतलब कहाँ का राज्य था जब अशोक जो भेजा गया था, ठीक है, समझ रहे हो? देखो बिंदुसार के दरबार में बहुत सारे लोग आए हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है ना। देखो कहाँ कहाँ, पहला तो ये सीरिया का शासक एंटियोकोसस प्रथम ने, डायमेकस में लिख देता हूँ। बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में एक तो सीरिया के सीरिया एंटियोकस प्रथम ने ही भेजा था। किसको भेजा था? डायमेकस नामक एक राजदूत को। डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था।
राजदूत को भेजा था, ठीक है। डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था, जो मेगनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। फिर है एंथनीस नामक यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक जो था ना, एंटनो इस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार वर्णन किया है। ये इनके बारे में कौन था? यूनानी शासक था, यूनानी एंथनीस नामक एक यूनानी शासक। एंथनियस नामक एक यूनानी शासक थे, जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार किए थे, और इन्होंने ही मंगवाए थे। भारतीय शासकों से तीन तीन चीज की मांग की थी, एक सूखी जंजीर का, एक अंगूरी मदिरा का, एक दार्शनिक का। लेकिन दो चीज मिल गया था इनको, अंगूरी मदिरा तो मिल गया और सूखी जंजीरा मिल गया, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार ये क्रय विक्रय नहीं था। फिर पता, मिस्र के भी शासक, मिस्र के शासक जो था, मिस्र के शासक जो है ना, टॉलमी सिकेंड ने फिला 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 डेल्फस ने टॉमी, देखो इसका पूरा नाम है टॉलमी सिकेंड डेल्फस ने ही डायनोसिस 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 नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये भी थे, और एक डायमेकस भी थे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर देखो, फिर पता है दिव्या दावन से, देखो यही है, दिव्या दावन से ही ज्ञात होता है कि उसकी जो राजसभा था वो आजीवन संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगल निवास करता था। तो ये था दिव्या दामन। बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे, उनको दबाने के लिए सुशील और अशोक को भेजा था। अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल बना पहले से था। अब देखो अशोक का कार्यकाल शुरू होता है। अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध किस राज्य के शासन पे अधिकार कर लिया था? ठीक है, मतलब अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध किस शासन पे अधिकार कर लिया था? तो ये कर लिया था मगध पे। देखो बिंदुसार कौन थे? उनके पिताजी थे। देखो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो अशोक बिंदुसार के पापा थे, मतलब पिताजी थे। तो इनके इच्छा के विरुद्ध ही मगध पे इन्होंने राज कर लिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब अशोक का कहानी शुरू करेंगे। यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अशोक से ही पूछा जाता है। देखो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। किसका? बिंदुसार का। बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक, आगे चलते हैं इसका। देखो आगे है निम्नलिखित में से किस अनुभूति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये बातें लिखी गई है सिहली अनुश्रुति के अनुसार। सिहली अनुश्रुति कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पे बैठा था। सिहली स्मृति के अनुसार ही कि अशोक ने 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन पे बैठा था। संभव है? 99 भाई कहाँ से हो जाएगा, बट ये लिखा गया इतिहास में, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है।
पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन और दीपवंश में करमेली कहा गया है। अशोक को दीपवंश में करमेली कहा गया, बिल्कुल सही है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और दीपवंश में इनको करमोली कहा गया। ठीक है, तो ये सही है। मस्की लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध साच कहा गया है। मस्की अभिलेख में अशोक का जो नाम का उल्लेख है ना, वो मस्की अभिलेख में है। और उदेक अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बात किया गया। तो इसका कथन डी गलत है। देखो समझते हैं। देखो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। देखो इससे था ना, इससे ये जो अशोक के बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध राज पे शासन करने का अधिकार किया था मगध ने। ये कहाँ लिखा गया है? ये जैन अनुसूची में है। ये जैन अनुश्रुति में ये बातें बोली गई है कि अनुश्रुति में कि बिंदुसार के इच्छा नहीं था कि वो मगध पे राज करे, लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध में ये मगध पे राज किया है। ये जैन श्रुति के अनुसार ये बातें बोली गई है कि मगध पे शासन किया। ठीक है, फिर है सिहली स्तुति में 99 भाइयों को हत्या करने के बाद सिंहासन पे बैठा है। ठीक है, देखो जैन भूमि में क्या बोला गया है? मगध पर इच्छा के विरुद्ध। किसकी? बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध जैन श्रुति में ये बात कही गई है। सिहली श्रुति में 99 भाइयों की कहा गया। और महाविच्छाद सूत्र में महाबोधि जो है ना सारनाथ का, महायोशी के अनुसार गृह युद्ध में भाइयों को वध करके अशोक साम्राज्य में कहा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। आगे है देखो, अशोक और उसके अभिलेख में सामान्यतः देव प्रिय प्रियदर्शनी, देवों का प्यारा का उपाधि दिया गया है। ठीक है, अशोक का नाम का उल्लेख बहुत जगह मिलती है। अशोक के नाम का उल्लेख देखो, मस्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध साक्ष कहा है। और देखोगे ना तो अशोक का उल्लेख, नामों का उल्लेख जो है वो मस्की में भी है, गुर्जरा में भी है, नेटूर में भी है, गोलन अभिलेखों से मिलता है। मस्की सब जगह इसका नाम मिलता है। मास्की, गुजरा, नेटूर और उद्गोलन के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है और दीपवंश में करमोली कहा गया। और मस्की लघु शिलालेख में लघु शिलालेख में अशोक को स्वयं को बुद्ध साक्ष कहा गया है। लेकिन ये जो उद्गोलन अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है, ये गलत है। ये आंसर गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राज अभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक को स्वयं का बुद्ध साच कहा गया। ये बात भी सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक क्लियर। देखो अशोक का नाम का उल्लेख निम्नलिखित में किन अभिलेखों में नहीं है? देखो सब में है, गुजरा में भी है, मस्की में भी है, गुजरा में भी है, मस्की में भी है और नेटूर में भी है। भाद्रो में नहीं है। नाम का जो उल्लेख है वो गुजरा में भी है, मस्की में भी है और नेटूर में भी है। भाद्रो में नहीं है। अशोक का देखो, अशोक का नाम का अभिलेख पता है कहाँ कहाँ है?
मास्की में है, गुजरा में है, गुजरा में है, नेट्टूर, नेट्टूर में है, नेट्टूर में है, और उदगोलम में है, इसमें है। मस्की, गुजरा, नेट्टूर और उदगोलम में, सब जगह देखोगे ना तो इसका नाम है, लेकिन भाद्रू में नहीं है। अगला है अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अशोक का शिलालेख की खोज सर्वप्रथम टीप थैलर ने किया था। टीप थैलर ने देखो और ये कब किया था? 1750 में। 1750 में टीप थैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगवाया था। कहाँ पे लगवाया था? ये दिल्ली में लगवाया था, दिल्ली में। लेकिन देखो ये जो देख रहे हो ना ऑप्शन, जेम्स प्रिम, ये 1837 में इसको पढ़ा था। 1837 में इसको पढ़ने का काम किया था। तो पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिम्स ने पढ़ा था 1837 में। लेकिन पता लगाने का काम किया था ट्रेबो थैलर ने 1750 में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन बनाया गया ना, ये बुक से एकदम ओरिएंटेड बुक से बनाया गया, तो एग्जाम के लिए इनफ है। देख रहे हो बुक में ही लिख दिया गया है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो भाई सही बात है ना, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, सही बात बोला गया, क्योंकि ये बात पूरी कॉपी पेस्ट किया गया है दृष्टि वाले से। तो अगर आप इसको भी पढ़ लोगे ना तो आपका कल्याण निश्चित है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ जाते हो, समझ के पढ़ना पड़ेगा। रटोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में रटने से याद नहीं रहता है। देखो एक तो है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देखो, निम्नलिखित में किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन बोला था? तो ये है सिहली अनुसूत्री के अनुसार ये बात कहा गया। और जैन अनुसूत्री के अनुसार मगध में बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध राजगद्दी पे बैठा, ठीक है। फिर है पुराणों में अशोक को असवर्धन कहा गया, बिल्कुल सही बात है, पुराणों में अशोक को असवर्धन कहा गया है। और अशोक को दीपवंश में करमौली कहा गया, ये भी बात सही है। मस्की के जो लघु शिलालेख में है ना, अशोक को स्वयं का बुद्ध साक्ष कहा गया, ये भी बात सही है। तो तीनों बात सही है, ठीक है, समझ में आ रहा। और देखो अशोक को उनके अभिलेखों में सामान्यता देखोगे ना तो देवना पी या प्रियदर्शी, देवों का प्यारा की उपाधि दी गई है। जितना भी अभिलेख देखोगे ना तो उसमें देवना पी या प्रियदर्शी कहा गया है। और अशोक का जो उल्लेख है ना, अशोक का उल्लेख है उसमें नाम का, अशोक के नाम एकदम प्योर नाम का गुजरा में, मस्की में और नेटूर में। और एक और अभिलेख है उदगोलन, उद उद उदगोलन उदगोलम में कहा गया, उदगोलम में कहा गया, अभिलेख में बोला गया, ठीक है। और पूरा ये हो गया और ये समझ में आ गया। अब देखो अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम की बात करें तो ये 1750 में खोजा था, दिल्ली में खोजा गया था, दिल्ली में खोजा था, ठीक है। और पढ़ने का काम 1837 में ये किए थे, कौन? जेम्स प्रिसेंस ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टीफ थैलर ने किया था। और जेम्स प्रीसस ने 1837 में पढ़ने का काम किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। बिल्कुल 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था ना, इसमें ही किया था। 261 ईस्वी में अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में जब राज अभिषेक हो गया ना तो 8 वर्ष बाद इन्होंने राज अभिषेक जब हुआ, राज अभिषेक कब हुआ था उनका? 269 ईस्वी में हुआ था, 269 ईस्वी में। तो 269 के 8 जोड़ दो, 8वें वर्ष की बात किया गया, नहीं ऐसे नहीं जोड़ो,
8 वर्ष बाद किया गया, 8वें वर्ष तो 8वें वर्ष के बाद 261 ईस्वी में, 261 ईस्वी में क्या किए थे, कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी कहाँ था, तोसली, 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 कलिंग की जो राजधानी था तोसली पर अधिकार कर लिया। अभी वर्तमान में ये देखोगे तो उड़ीसा के दक्षिण भाग में स्थित है। जो अशोक के अगर देखोगे ना, ये बातें कहाँ बोली गई है, ये 13वां अभिलेख में बोला गया है। 13वां अभिलेख में ये कलिंग के युद्ध के बारे में पूरा जानकारी मिलती है, 13वां अभिलेख के बारे में, ठीक है। अशोक के समय कलिंग के राजा खौरवेल था, बिल्कुल अशोक के समय जब अशोक युद्ध के नरसंहार से ये विचलित हो गए, फिर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिए, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अशोक के समय कलिंग के जो राजा था वो खारवेल था, बिल्कुल सही है। फिर आगे है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध मिलते थे, भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 63 का, 63 का हो जाएगा सी, 63 का सी। 1 और 3 होगा, 1 और 3, खारवेल नहीं था, कहाँ गया, हाँ ये गलत है, खारवेल उस समय उसका नहीं था, खारवेल राजा नहीं था, कलिंग के राजा खारवेल नहीं था, तोसली राजधानी थी उसकी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। देखो सुनो, अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार का। अशोक का वास्तविक अभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। फिर जैन सृष्टि के अनुसार, जैन सृष्टि के अनुसार बिंदुसार इच्छा के विरुद्ध मगध के शासक बन गया, मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। फिर सिहली सनुति के अनुसार 99 भाइयों को इन्होंने हत्या करके सिंहासन किया। इनके सारे अभिलेखों देखोगे ना तो इसमें देव प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, मतलब उदाहरण दिया जाता है। फिर इनको पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। फिर अशोक के दीपवंश में करमोली कहा गया है। और मस्की के जो शिलालेख है उसमें स्वयं का बुद्ध साच कहा गया है, ठीक है। और इनके नाम देखोगे ना तो हर जगह मिल लेता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर जगह नाम है, गुजरा में भी है, मस्की में भी है, नेटूर में भी है और उदगोलम में भी है। लेकिन जब अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी तो 1750 में टिप थैरर नामक व्यक्ति सबसे पहले पढ़ा था दिल्ली में, और जेम्स प्रीसम जो थे वो रीड करने का काम किए थे, ये खोज करने का काम किए थे, ये रीड करने का काम किए थे। फिर अशोक ने 261 में कब, जब अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया, फिर 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली, तोसली को अपने अधिकार करने में कर लिया। अभी वर्तमान में देखोगे तो ये दक्षिण भाग के उड़ीसा क्षेत्र में है। और ये सब बातें 13वीं अभिलेख में बोली गई, यही बात है, ठीक है। तो 13वीं अभिलेख, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाता है, ठीक है। किस प्राचीन ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था, वहां धर्म ऋग्नी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। तो पता है ये किया गया था राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी से। कल्हन की, एक कल्हन का बुक है, देखो कल्हन, कल्हन कहाँ लिखा है, कल्हन, ये कल्हन का, कल्हन एक व्यक्ति होंगे उनका, कल्हन, कल्हन के बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। उनके अनुसार उन्होंने धर्मारणी बिहार में, धर्मारणी बिहार में, धर्मारणी बिहार में एक ओकेश्वर नामक मंदिर की भी स्थापना करवाई थी। ये बात कहाँ बोला गया है, राजतरंगिणी में बोला गया, ठीक है। फिर बाद में कश्मीर में, श्रीनगर में और नेपाल में देवपतन नामक शहर भी बसवाया था। देवपतन कहाँ कहाँ, कश्मीर में, श्रीनगर में और नेपाल में। देवपतन, देवपतन, पेतन, देवपतन, देवपतन नगर, नगर बसवाया था। और ये था कश्मीर में, कश्मीर, फिर श्रीनगर और नेपाल, यहाँ बैठाया था ये सारे। तो देवपतन में सब करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजतरंगिणी, राजतरंगिणी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिल्कुल बिल्कुल। जो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। अशोक निर्बोध व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बिल्कुल, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। देखो कई अभिलेखों में, इसका आप देखोगे ना अभिलेख, तो कई अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इसका जो साम्राज्य था ना, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत मतलब अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक और पश्चिमी कठियावाड़ गुजरात से लेकर पूर्वी बंगाल खाड़ी तक विस्तृत था। कई अभिलेखों में मिलता है, बहुत सारे अभिलेख में ये बातें बोली गई है। ठीक है, समझ आ रहा। बाद में निकोद के व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग के युद्ध के बाद उपगुप्त बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब कलिंग का देखो, कलिंग देखो क्या हुआ ना, समझो इसमें क्या हुआ ना कि देखो रंजतरंगिणी में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। रंजतरंगिणी में यह बात बोली गई है। उसके बाद अभिलेखों में देव प्रदर्शनी कहा गया, जिनका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, सुंदर, और हिंदू धर्म के आस्था के संकेत भी मिलते हैं। ठीक है, इसलिए तो फेमस हुए हैं अशोक जी। सिहली, फिर देखो यहाँ पे अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं में रहने वाले बरार की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 के 65 सी, सभी सही है। सी मतलब ये भी सही है, ये गलत है। देखो अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण का अनुयायी था। बिल्कुल। फिर अशोक निर्बोध व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बिल्कुल। कलिंग के युद्ध के बाद उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बिल्कुल सही है, यहाँ तक क्लियर है। अशोक ने भिक्षुओं को रहने वाली बरार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं के निर्माण करवाया था। नहीं, ये नहीं करवाया था। अशोक ने अजीपको में रहने हेतु बरार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में 3 का निर्माण करवाया था। 4 नहीं 3। कितने करवाए थे? 3 गुफा करवाया था। 3 गुफा, 4 नहीं। ठीक है, जो अशोक ने अजीपको को रहने हेतु, जीविको मतलब समझ रहे हो, वो बिंदुसार के समय रहते थे। अशोक के जीविकों के रहने हेतु बरार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में से 3 का करवाया था, जिनका नाम भी था। एक का नाम था कर्ण, दूसरा का नाम था चोपार, और तीसरा का नाम था सुदामा। सुदामा गुफा था। सुदामा गुफा था। ठीक है, कर्ण, चोपार और सुदामा। कर्ण, चोपार और सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। जबकि चौथी गुफा लोमस श्रेणी का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ के समय हुआ था। तो यहाँ पे आपको गलत हो जा रहा है, 4 नहीं 3 गुफाएं के निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, देखो अगला है ना, अशोक के अजीपको के रहने हेतु बरार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं के निर्माण निम्नलिखित में चौथा पहाड़ी, 4 पहाड़ियों का निर्माण में कौन नहीं है? तो एक तो क्या है? लोमस रेसी। देखो कौन कौन सा नाम है, नाम एक है लोमस, कर्ण चुपार, एक है कर्ण चुपार, सुदामा, और फिर है लोपस और विश्व झोपड़ी। ठीक है, सॉरी लोपस नहीं, एक दशरथ गुफा। कितने नाम का है? कर्ण चुपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी था। जबकि 14 जो था लोमस ऋषि था। ये लोमस ऋषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 के 66 के सी। दशरथ गुफा नहीं था, दशरथ गुफा का नाम नहीं है। लोमस ऋषि, कर्ण चुपार और विश्व सॉरी कौन कौन था?
कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। जबकि चौथा जो गुफा था ना, लोमस श्रेणी का निर्माण अशोक के पौध करवाया था। ये सब नाम था, नाम लोमस श्रेणी, लेकिन दशरथ गुफा का नाम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ गुफा। दशरथ गुफा का कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित करने के बाद कितना भाग कर के रूप में घोषणा की थी? तो ये 1/8 किया था। देखो, अशोक ने अपने शासन काल में, आपको पता होगा, सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किया था। ये कहाँ गए थे? बोध गया गए थे। बोध गया, जो बोध गया देख रहे हो ना, हमारा बोध गया, बोध गया गए थे, हमारा नहीं, बिहार का बोध गया। बोध गया में ये यात्रा किए थे 10वें वर्ष। 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष, 10 वर्ष, 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया में यात्रा किया, बोध गया की यात्रा किया। फिर उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए। लुम्बिनी ग्राम, लुम्बिनी गए, लुम्बिनी भी गए थे, लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है। लुम्बिनी भी गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था या मृत्यु हुआ था? लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी में उन्होंने क्या किया? एक कर मुक्त किए, कर मुक्त घोषित कर दिए, और वहां पे केवल 1/8 भाग के रूप में घोषणा की। मतलब अगर 8 है तो 1 दिया जाएगा। बहुत अच्छा निर्णय लिए थे अशोक जी ने। अशोक जी ने लुम्बिनी ग्राम को, लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित करने के बाद कितना भाग कर के रूप में लेने की घोषणा किया था? 1/8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आओ गया होगा भाई? देखो, 10वें वर्ष ये बोध गया भी गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए। और 20वें वर्ष, ये 20वें वर्ष की बात हो रही है। 20 वर्ष में, 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की कर के मुक्त के कितने भाग के रूप में घोषणा किया था? 1/8। देखो, अशोक ने निम्नलिखित में किस अभिलेख में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है? तो देखो, एक ये है, ये की है भाब्रू, 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 भाब्रू अभिलेख से ही, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख से प्राप्त होता है कि बुद्ध ने, बुद्ध ने धम्म, बुद्ध ने धम्म तथा संघ का अभिममन किया। समझ रहे हो? बुद्ध ने धम्म तथा संघ का अभिवादन किया, और सारनाथ, साक्षी और कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। यही है कि अशोक ने लिखित में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है। त्रिरत्न, अब देखो समझते हैं त्रिरत्न का मतलब क्या होता है। त्रिरत्न, समझ रहे हो जी? ये आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आंसर हो गया। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख से ये बातें जाहिर होती है, ठीक है। आंसर समझ में आ गया? भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। अशोक ने निम्नलिखित में किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के में अपना व्यक्त किया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अच्छा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत देखो ऐसे कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि हर एक अभिलेख में आप देखोगे बहुत सारे बातें लिखी गई है। तो कुछ बातें ऐसे होती है जो कॉमन होती है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बनाया जाता है। समझ रहे हो? त्रिरत्न की बात किया गया, त्रिरत्न।
त्रिरथ, ये सबसे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। और ये क्या बोलते हैं, ज्ञान बिंदु का आंसर भी थोड़ा अलग रहती है। देखो अगला है, अशोक ने निम्नलिखित में देखो अशोक ने, देखो यहाँ पे अशोक ने भाद्रु से प्राप्त लघु अभिलेख से अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया। ओ हाँ हाँ, यही त्रिरथ। देखो अशोक ने निम्नलिखित में किस अभिलेख से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किए हैं। तो ये है भाद्रु अभिलेख, भाद्रु अभिलेख, भाद्रु अभिलेख। ठीक है, भाद्रु अभिलेख, भाद्रु अभिलेख में ही क्या किया गया है, ये बातें बोला गया है। ठीक है, मस्की अभिलेख क्या कहता है, मस्की अभिलेख में, मस्की अभिलेख में ही पहली बार स्पष्ट मिला है कि देव प्रियदर्शनी अशोक, मस्की से बोला गया, मस्की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाद्रु अभिलेख से। देखो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और बिहार यात्रा रोक दी और उन्होंने धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी। मतलब जैसे ही बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद अशोक ने आखेट और बिहार यात्रा रोक दी और धर्म यात्रा शुरू की। महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र स्थानों पर गए और उनकी पूजा भी की। उनका यात्रा था, पहला था बोध गया, बोध गया गए थे, फिर कुशीनगर गए, फिर लुबनी गए और कपिल वस्तु गए, फिर सारनाथ। आगे है क्या, देखो अशोक की धर्म की यात्रा सही क्रम में लिखो। तो सही क्रम में बोध गया था, पहला बोध गया, कुशीनगर नहीं, पहला बोध गया था, फिर कुशीनगर था, फिर लुबनी था, फिर कपिल वस्तु था, कपिल वस्तु था, उसके बाद सारनाथ था, सारनाथ लिखो, सारनाथ था, और सारनाथ के बाद फिर गए श्रावस्ती। ये सब जगह ये गए। ठीक है, पहले इन्होंने बोध गया की यात्रा किया, पहले बोध गया की किया, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, 10वें वर्ष, 10वें वर्ष बोध गया की इन्होंने यात्रा की है। बोध गया के बाद कुशीनगर गए, फिर लुबनी गए, फिर कपिल वस्तु गए, फिर सारनाथ गए, फिर श्रावस्ती गए। देख रहे हो, जो गौतम बुद्ध के सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हम लोग को पढ़ना है। तो देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, और डिटेल इसको पढ़ते हैं कि कब क्या हुआ था। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए अशोक जी ने, उसके बाद उनका पूरा फॉलो किए। देखो एक अपनाना होता है और एक फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखो अशोक की जो धर्म यात्राएं थी, धर्म यात्रा, धर्म यात्रा कौन सा, बौद्ध वाला, बौद्ध वाला, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने, देखो सबसे पहले इन्होंने कहाँ कहाँ गए, तो सबसे पहले मैं 69 का ऑप्शन देख लेता हूँ, 69 का, सबसे पहले इन्होंने बोध गया गए, बोध गया, सबसे पहले इन्होंने बोध गया गए, बोध गया के पास कुशीनगर, फिर लुबनी, कपिल वस्तु। देखो कहाँ कहाँ गए थे, पहले बोध गया गए, फिर कुशीनगर गए, फिर लुबनी गए, फिर कपिल वस्तु गए, फिर सारनाथ गए, श्रावस्ती गए। देखो सबसे पहले समझते हैं। देखो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध हुआ उनका, कब हुआ, 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ, तो उनके बाद उनको बहुत ही अलग तरीका का फील हुआ कि नहीं, अब युद्ध युद्ध छोड़ो, शांति की एक मार्ग अपनाओ। उन्होंने शांति, करुणा और धर्म के प्रचार के लिए धर्म यात्राएं शुरू कर दिया। इन यात्रों में
बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी पवित्र स्थल थे उनकी यात्राएं किए। सबसे पहले इन्होंने किए, सबसे पहले देखो कुशीनगर। अब समझते हैं कुशीनगर। कुशीनगर क्यों गए? कुशीनगर में आपको पता है, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था किनको? किनको? गौतम बुद्ध जी को मृत्यु हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुबनी में, लुबनी में जन्म हुआ था। और बचपना कहाँ बचा था? बचपना उनको बचा बना था कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में इनका बचपना बीना था। ठीक है, ठीक है। हालांकि इस बुद्ध जीवन काल के अनुसार नहीं है। देखो सबसे पहले कुशीनगर, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इनका मृत्यु हो गया, इसीलिए इनको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। जब यहाँ मृत्यु हुआ इनको कहा क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरि निर्माण भी कहा जाता है, निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु के। यह अशोक द्वारा स्तूप स्मारक भी बनवाया गया था यहाँ, इसलिए अशोक की यात्रा थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण। फिर बोध गया गया। बोध गया में आपको पता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के पास गौतम बुद्ध जी का। फिर लुबनी में क्यों गए? क्योंकि लुबनी पड़ता है नेपाल में, तो नेपाल में उनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध जी का। ये अशोक का स्तंभ भी मिलती है लुबनी से, यहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान है। फिर कपिल वस्तु गए थे, जो नेपाल में पड़ता है। बुद्ध जी का जन्म मतलब जो बाल व्यवस्था होता है ना, बचपना, यही उनका बीता था। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इस तरह से देखा जाए तो ये यात्रा है, ये थी। समझ में आ गया? अब देखो अब क्या हुआ ना, देखो अशोक जी पूरे धर्म को अपना चुके हैं कि नहीं, अब धर्म के रास्ता पे चलना है, युद्ध रास्ता पे हमें नहीं चलना है। तो फिर अशोक जी ने क्या किए? बहुत से लोगों को भेजे जगह जगह पे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद धर्म प्रचारक के रूप में भेजे गए जगह जगह पे। जैसे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे गए थे, बिल्कुल सही है। महेंद्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे धर्म प्रचार करने कि जाइए अब बौद्ध धर्म को अच्छे से प्रचार कराइए, कीजिए। ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए थे। महारचित को यवन देश भेजे थे, यवन देश। ये भी सही है कि महारचित को यवन देश भेजे थे। फिर मंजिम को भेजे थे हिमालय देशों में, हिमालय देशों में, सही है। फिर सोना और उत्तरा को सुरवन भूमि में भेजा था, सुरवन भूमि में, सुरवन भूमि में सोना और उत्तरा को सुरवन भूमि में भेजे थे। और मंतिंग को भेजे थे कश्मीर और गंधार में, कश्मीर और गंधार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। 1 2 3 4 5 मतलब महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे, महारचित को यवन देश भेजे थे, मंजिम को हिमालयी पर्वत देश भेजा था, सोन और उत्तरा सुरवन पूर्वी भूमि भेजा था, और मंजमी कश्मीर और गंधार भेजे थे। ठीक है, तो ये था हमारा 70 का क्वेश्चन आंसर। समझ रहे हो? सबसे पहले महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजे, महारचित यवन देश भेजे, मंजिम हिमालयी देश भेजे, सोना और उत्तरा को सुरवन भूमि भेजे, और मंजमी को कश्मीर और गंधार भेजे। इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया। अगला है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों और सहित को अभिलेख में क्या कहा गया है? देखो समझते हैं। जब जब हमारा धर्म 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 की उपासना करने लगे, मतलब अशोक जी, तो इन्होंने क्या किए? अशोक ने अपना नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को, संहिता को प्रस्तुत किया, उस अभिलेख में उनको धम्म कहा गया, धम्म कहा गया, धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा नैतिक उत्थान के लिए
जिन नियमों और संहिता प्रस्तुत अभिलेख किए थे उनको धम कहा जाता है। धम इसलिए बोलता अशोक का धम का नीति। देखो धम का मतलब होता है धम संस्कृत धर्म के प्राकृतिक उपाचार करना। और अशोक के धम की परिभाषा था राहुल बोसूद से ली गई है। राहुल बोसूद से ली गई है। राहुल बोसूद से। देखो अशोक के धम की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ में राहुल बोसूद से ली गई है। बिल्कुल ठीक है, राहुल बोसूद से ली गई है। और अश्विनित अशोक की धम नीति का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। फिर अशोक ने अपने दूसरे और 7वें अष्टम लेख में धम गुणों की बताई गई है। तो ये भी सही है, तो इसका सारे आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया। देखो सबसे पहले अशोक ने अपने प्रजा और नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का सहित प्रस्तुत के अभिलेख में कहा है वो है धम। अशोक ने धम की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलबोसूद से ली गई है। फिर है स्वनियंत्रण अशोक की धम नीति का मूल सिद्धांत है। फिर अशोक ने दूसरे और 7वें अभिलेख से धम के गुणों को बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश में अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए दूत नहीं भेजा। तो पता है ना, सीरिया में भेजे थे, श्रीलंका में भेजे थे, सब जगह भेजे थे इन्होंने, सब जगह भेजे थे। ग्रीस में भेजे थे, नेपाल में नहीं भेजे थे। नेपाल में इन्होंने नहीं भेजे थे। समझ रहे हो ना, मतलब अशोक ने दूसरे और 7वें लेख में धर्म के गुणों का बताता। इस प्रकार साधुता होना चाहिए, मृदुता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, सत्यविदिता होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, दया कल्याण होना चाहिए। और बिहार यात्रा के रूप में अशोक ने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में प्रवर्तित किया है। ठीक है, तो पता जाए तो अशोक के धम्म के विचारों को परिभाषित करने के लिए इन्होंने सीरिया, श्रीलंका और ग्रीस में इन्होंने भेजे हैं। नेपाल में इन्होंने नहीं भेजे थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रवचलन किसने किया था। तो ये भाई अशोक ने ही किए थे। अगर मैं भारत की शिलालेख का प्रवचलन की बात करूं तो अशोक ने ही किया। अशोक के अभिलेखी राज देश के रूप में जारी किए गए और पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा अशोक से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अशोक देखो अशोक के बृहद लेखों की संख्या कितनी है। तो अभी 13 है। 13 टोटल अभी देखोगे ना तो 13 अभिलेख है हमारे पास। 13 अभिलेख 14 अभिलेख जी, 13 नहीं। 13वें में तो कलिंग की बात किया गया ना। 14 अभिलेख हमारे पास है अभी। ठीक है, 14 अभिलेख टोटल। अगर आप देखोगे अशोक के शिलालेख का पूरा विषय तो कहाँ है, 14 अभिलेख है। 14 अभिलेख। पता भारत में पहला ऐसा व्यक्ति थे, अशोक ने ही शिलालेख की बात किया था। ठीक है, आगे चलेंगे, पीछे चलते हैं। देखो ये ना कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है और भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का अशोक ने किया था। देखो अशोक ने ही अभिषेक राज्य से जारी किए थे। पहला शासक था जो अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। जो अशोक के अभिलेख है ना बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। एक तो शिलालेख है जो 2 वर्गों में बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा जाता है। जो लघु शिलालेख है ना, जो अभिलेख है, अभिलेखों की जब बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया। एक तो शिलालेख है, शिलालेख है। शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा गया। एक बड़ा शिलालेख और एक छोटा शिलालेख। ठीक है, फिर एक स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख।
स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। इन्होंने दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में भी इसको बांटा गया है, बड़ा में और छोटा में, ठीक है, बड़ा और छोटा। और एक है गुहा अभिलेख, इसमें भी है गुहा, गुहा, गुहा लेख। गुहा लेख में जनरली पता है गुफाओं का वर्णन किया गया है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या भी देखा जाए तो यही है 14 है, 14 अभिलेख है, 14 संख्या जो 8 स्थानों पे प्राप्त है। कहाँ कहाँ समझते हैं। एक है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी जो है वो है पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी जो है वो पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेरा, मनसेरा है हजारा पाकिस्तान में, मनसेरा है हजारा पाकिस्तान में। कालसी, कालसी, कालसी जो है वो देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। गिनार, फिर है मक्सी, मस्की, मस्की है रायपुर, रायचूर कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक में। जौनगढ़ क्या हो गया, तो जौनगढ़ हो गया उड़ीसा, गंजाम उड़ीसा। देख रहे हो ना। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी। फिर है मनसेरा, मनसेरा है हजारा पाकिस्तान में। फिर है कालसी, देहरादून उड़ीसा में पड़ता है। और है जौनगढ़ जो गंजाम उड़ीसा में पड़ता है। और मस्की जो है ये रायचूर कर्नाटक में पड़ता है, रायचूर कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए के कितना हो जाएगा, ए के 4 और बी के 5, ए के 4 बी के 5, ए के 4 बी के 5। फिर है कल सी के 1, तो सी के 1, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। शाहबाजगढ़ी पेशावर राज्य पाकिस्तान में, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में, कलसी देहरादून उत्तराखंड में, जौहगढ़ गंजाम उड़ीसा में, मस्की रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखो मैं पढ़ देता हूँ, बुक में दिया हुआ। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है, कलसी देहरादून उत्तराखंड में है, गिन्नार जूनागढ़ गुजरात में है, धौली पुरी उड़ीसा में है, जौनगढ़ गंजाम उड़ीसा में है, सोपारा थाने महाराष्ट्र में है, एगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, मस्की रायचूर कर्नाटक में है। फिर है गुजरा, गुजरा दतिया मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में है, ब्राह्मू बैराठ राजस्थान में है, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, सासाराम बिहार में है, राजपुरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, गोमिट मैसूर कर्नाटक में है, सोमोरा मध्य प्रदेश में, निट्ठूर कर्नाटक में है, उदगोलम बेलूरी कर्नाटक में, सदगिर कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि अशोक स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। समझ रहे हो। देखो स्तंभ, स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ लेख सबसे पहले कौसंबी में था। सबसे पहले जो सबसे पहले प्रयाग प्रस्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में करवाया था। इलाहाबाद प्रयाग प्रस्तंभ को सबसे पहले कौसंबी में था, ये कौसंबी में था। तो अकबर के शासन काल में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। समझना इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखो समझते हैं, सबसे पहले कौन सा शासन काल में क्या करवाया था। देखो एक चीज समझो कि जो अशोक के दीर्घ लेखों की संख्या देखा जाए तो 7 है, जो विभिन्न स्थानों पर है। जैसे दिल्ली के टोपरा स्तंभ, मेरठ दिल्ली स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ और लोहरिया नंदगढ़, रायपुरवा स्तंभ और लूरिया स्तंभ। कुछ स्तंभ जो है ना वो लेखक 7 है जिसके क्रम में लिखा गया है, जैसे साची, सारनाथ, कुद्रुमई आदि। ठीक है, केवल 2 अभिलेख
हमको लगा कि बैटरी खत्म हो गया क्या। यहाँ तक हो गया था ना। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज समझ रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो देखो अभी लेखों की बात करेंगे तो देखो अशोक के जो राजकीय अभिलेख है, जैसे अशोक के राजकीय अभिलेख हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने, देखो एक है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक तुगलक ने क्या किया था। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ये ग है, तुगलक ने मेरठ मेरठ और टोपरा से, मेरठ तथा टोपरा टोपरा से पता है, टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाया था। ये दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली फिर पूछा जाता है, दिल्ली मंगवाया था कौन। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली मंगवाया था। तो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह जो तुगलक था ना, फिरोज शाह तुगलक मेरठ से और टोपरा से ये कहाँ मंगवाया था, दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, फिर आती है एक इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था वो पहले कौसम्बी में था, कौसम्बी में था। तो अकबर के शासनकाल जब आया, अकबर के जब शासनकाल आया तो जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। पहले ये कौसम्बी में था, कौसम्बी में था, तो कौसम्बी से इलाहाबाद स्तंभ बनाया गया और अकबर के द्वारा, मतलब अकबर ने जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में रखवाया। तो प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। बिल्कुल सही, ये भी सही है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को जहांगीर ने मेरठ से दिल्ली लाया था, नहीं जहांगीर ने नहीं लाया था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2। ये जो दिल्ली और मेरठ है ना, दिल्ली मेरठ से और टोपरा से, मेरठ से और टोपरा से कौन लाया था, ये लाया था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ने लाया था। ठीक है, जहांगीर नहीं लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखो अगला है, यही है प्रयाग स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, बिल्कुल। दिल्ली टोपरा स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था, बिल्कुल। ये गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। कह रहा है रामपुरवा, लौरिया अरोज और लोहरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस राज्य में है। देखो लौरिया नंदगढ़ चौपारण बिहार में है, ये बिहार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हूँ बिहार से है ना। लौरपुरवा, लौरिया अरेराज और लोहिया नंदगढ़ लेख किस राज्य से है, तो ये बिहार में है, लौरिया नंदगढ़ बिहार के चौपारण में है। कहाँ पे है, चौपारण में है। स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, अशोक का, समझ रहे हो ना। तो ये बिहार में है। रामपुरिया
लौहरिया ओरोज तथा लौहरिया नंदगढ़ स्तंभ किस लेख से है? तो बिहार से। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में अगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक का जो अभिलेख है वो किस काल में अगोष्ठी अभिलेख का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है इसमें मनसेरा शाहबाजगढ़ी में और मनसेरा में अघोष्ठी अभिलेख का प्रयोग किया गया। अघोष्ठी अभिलेख। ठीक है। अघोष्ठी अभिलेख का प्रयोग किया गया है। अघोष्ठी अभिलेख का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में अघोष्ठी देखो, अशोक के जितने भी आप लेख देखोगे ना वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, लेकिन कुछ कुछ लेख जो है वो अघोष्ठी में लिखी गई है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। मैक्सिमम आप ब्राह्मणी लिपि में देखोगे, लेकिन अघोष्ठी लिपि जो है वो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 79 के डी। अशोक के सभी अभिलेख देखो, अशोक के सभी अभिलेख का विषय एक प्रशासनिक था। निम्नलिखित में किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? आर्थिक था। तो ये था उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख जो है ना, उद्यमई अभिलेख में ही बोला गया है कि इसका क्या हो जाएगा? उद्यमई अभिलेख में ही। देखो अशोक के जितने भी अभिलेख के देखोगे ना वो सब विषय प्रशासनिक से रिलेटेड था, लेकिन एक अभिलेख ऐसा जो आर्थिक था वो है उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? अगला है किस अभिलेख में रानी का अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रानी का अभिलेख, तो ये कहा जाता है उद्यमई अभिलेख को। उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। थोड़ा इसको अच्छा से पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना? इसको और अच्छा से थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट को समझ लेते हैं। रुको रुको, इसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि इसको हटाने के बाद ही ज़्यादा समझ आएगा। देखो देखो अभी जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अशोक के सभी अभिलेख के विषय प्रशासनिक था, लेकिन इनमें से एक अभिलेख को आर्थिक माना गया है, तो यह है उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। ठीक है। उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। उद्यमई अभिलेख। ठीक है। देखो अशोक के शिलालेख की अगर भाषा की बात करोगे, भाषा प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, तो ये भी पूछते रहता है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जो अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, और लिपियां जो है ना वो अकोष्ठी लिपि में गया, और शेष भारत में ब्राह्मणी। मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में देखोगे ना तो यही दो ऐसे अभिलेख हैं, साहबगढ़ी और मनसेरा, जो अगोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। शेष भारत के जितने लिपि है वो सब ब्राह्मणी में लिखा गया है। ब्राह्मणी में, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। ठीक है। ठीक है। अब देखो करा अशोक के सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक था, लेकिन किस विषय का अभिलेख एक आर्थिक था? तो देखो लुबनी के अभिलेख में लिखा गया है। लुबनी में, लुबनी का अगर बात करोगे, लुबनी में क्या हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था,
यहीं से किसानों का कर हटाया गया था, इसलिए इस विषय का आर्थिक धार्मिक हो जाता है। तो ये कर से छूट के आर्थिक महत्व से बताया गया है ना, इसलिए आर्थिक हो जाता है। उद्यमई अभिलेख, उद्यमई क्योंकि यहाँ पे कर से छूट दी गई थी, कर से छूट दी गई थी, यही बात बोला गया था। तो प्रयाग स्तंभ का है, देखो प्रयाग स्तंभ तो समुद्रगुप्त का है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा उद्यमई अभिलेख, उद्यमई अभिलेख, ठीक है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी इसी को कहा जाता है, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो रानी, रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है ना, रानी रॉक इडिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि महादेवी अशोक की रानी का उल्लेख मिलता है, महादेवी, महादेवी मतलब महादेवी अशोक की रानी का अभिलेख मिलता है, अशोक की रानी का अभिलेख मिलता है, इसलिए अशोक की रानी का अभिलेख मिलता है, ठीक है। देखो अघोष्टी अभिलेख जो है ना, वो बाएं पढ़ी जाती है मूल रूप से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ तक रह देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं, 82 से बाद में करेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा हो जाता है ना तो फंसने लगता है, फिर आप देखोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, आप ही को मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बंद कर